नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 आज जो एग्ज़ाम हुआ है 24 जुलाई 2025, शिफ्ट 1 का रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है। अब हम करने जा रहे हैं शिफ्ट 2 का रिव्यू, सटीक एनालिसिस होगी। नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सीरीज। हमारी इस सीरीज का नाम है प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक सीरीज। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस आए हैं, एक जीएसटी पर क्वेश्चन है, एक अमीबा पर बेस्ड है, सलमान रश्दी की बुक से रिलेटेड है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी पर बेस्ड है, इस शेड्यूल पे क्वेश्चन है, गांधार मथुरा आर्ट पे क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन पे है, स्कीम्स पे है, पोंगल फेस्टिवल पे है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपसे भविष्य में पूछे जा सकते हैं। जैसे जीएसटी पे बेस पूछा गया था, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट करने का गवर्नमेंट का सबसे प्राइमरी रीजन क्या था? टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट था टैक्स का, उसको मिनिमाइज करने के लिए जीएसटी लाया गया था। जीएसटी किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था, जिसके तहत जीएसटी यानी गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनी थी? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी थी। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी ने डिफरेंट एग्जाम्स में ही पूछे हैं, तो कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेज हैं। बने रहिए। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 11 अगस्त 2023 विच अमेंडेड। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट आया था 2017 में, उसको अमेंड करने के लिए एक बिल लाया गया था 2023 में। तो 2017 का जो एक्ट है वो अमेंड किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल कंपनसेशन टू स्टेट, ये कब पास हुआ था? तो 2017 में। ठीक है। अमीबा प्रवेश क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अमीबा पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड और अ फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो उसे बोलते हैं सूडोपीडिया, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया करके जो उसका फॉल्स फीट होता है, जिसे वो मूवमेंट के लिए या फूड के कैप्चर के लिए यूज करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो ये अमीबा अमीबा जिसे प्रोजेक्ट करता है उसका उसे बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अमीबा अपना जो फूड है उसको प्रोसेस करता है, एक प्रोसेस के मतलब फूड को एक्वायर करता है एक प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर आपका ऑर्गेनिज्म है। वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो खाद्य धानी में यानी फूड वैक्यूल्स में। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा गया है कि वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ, पूछे जा सकते हैं। सुखविंदर सिंह संधू जी और विवेक जोशी जी इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये 3 मेंबर बॉडी है। अब मैं आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, बाकी आपको बता देता हूँ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसे आप जरूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन आने के चांसेज पूरे पूरे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इलेक्शन कमीशन फाउंडेड, इलेक्शन कमीशन 1950 में बनाया गया था। इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हैं, अगर बात करें कि उनके ऑफिस का टेन्योर क्या होगा, तो 6 साल होगा या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से डील करने वाला कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 15 है। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के फिर से चांसेस हैं कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर डिलीवर किया था कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा। तो कमेटी में कौन कौन होगा? तो प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बोलना है या स्टेट पार्टी? तो उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है 4 और मोर स्टेट्स में, तो उसे बोला जाता है कि वो नेशनल पार्टी है थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। बट अगर 4 से कम स्टेट में वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो उसे स्टेट पार्टी बोला जाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, नेशनल पार्टी नीड ओनली वन प्रपोजर फॉर filing the nomination or also entitled for 2 set of electoral rolls free of cost। ध्यान से सुनिएगा, नेशनल पार्टी के लिए नॉमिनेशन फाइल करना हो तो एक ही प्रपोजर की आवश्यकता होती है और वो एंटाइटल्ड होते हैं 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शेड्यूल पे पूछे गए हैं, तो शेड्यूल से रिलेटेड 7 शेड्यूल जो यूनिफॉर्म लिस्ट यूनियन लिस्ट है उसमें मई 2024 तक कितने सब्जेक्ट थे, तो 100 सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखना है। ये कंकरेंट लिस्ट का जो फीचर है, कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया, ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट विच आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड तीसरी लिस्ट कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वर्तमान में यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिकल 344 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 351 कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल से रिलेट करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज का ओथ ऑफ अफर्मेशन है, ये सब कौन से शेड्यूल में दिया गया है, 3rd शेड्यूल में। 4th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा। यूनियन लिस्ट फ्रॉम द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट हाउ मेनी सब्जेक्ट, मई 2024 तक बता चुका हूँ ऑलरेडी। नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन फिक्स्ड बाई 4th शेड्यूल, यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा या फिर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 395 आर्टिकल्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स, तो 8 शेड्यूल, जो कि अभी 12 शेड्यूल हैं वर्तमान में। अब देखिएगा 8वें शेड्यूल में अभी क्या हुआ है कि विच साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द उड़ीसा स्टेट टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 10 जुलाई 2023। 10 जुलाई 2023 को संविधान के 8वीं अनुसूची में उड़ीसा स्टेट के द्वारा अप्रूव किया गया कि एक साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है, उसे ऐड किया जाए, इंक्लूड किया जाए, तो उस लैंग्वेज का नाम है कोई लैंग्वेज, KUI। वर्तमान में जो शेड्यूल लैंग्वेज हैं वो कितनी है, टोटल 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं। फिर इसके बाद हैप्पीनेस से रिलेटेड एक पूछा गया कि ग्रॉस हैप्पीनेस, जो नेशनल हैप्पीनेस नाम का जो फ्रेज है, ये सबसे पहले भूटान जो कंट्री है उसने कॉइन किया था। और साथ ही साथ वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की रैंक 118 है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके क्या 6 की फैक्टर्स हैं, जैसे जीडीपी पर कैपिटा इनकम होती है, सोशल सपोर्ट है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फ्रीडम है, जेनरसिटी है एंड परसेप्शंस ऑफ करप्शन। ये सारे 5 फैक्टर हैं, इनके बेसिस पर आपका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो कंपाइल की जाती है। और टॉप किसने किया है, तो फिनलैंड ने। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है ये किस स्टेट की है, मध्य प्रदेश की है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो सबसे पहली बात वो पर्सन बिलोंग करना चाहिए किससे, मध्य प्रदेश से। एज लिमिट 23 से 60 है। वो कैंडिडेट मैरिड हो सकता है, विडोड हो सकता है, डाइवोर्स वुमेन हो सकती है, बट एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है। इसी के बेसिस पर कई सारी स्टेट्स ने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स निकाली थी, उनके नाम हम पढ़ लेंगे एक बार। जैसे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है, गरुआ लक्ष्मी स्कीम कर्नाटका की है, माझी लड़की बहिना स्कीम महाराष्ट्र की है, सुभद्रा योजना कलाईघर यानी उड़ीसा की है, लक्ष्मी भंडार स्कीम वेस्ट बंगाल की है, मालागेर उरामई स्कीम तमिलनाडु की है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड की है। तो ये सारी की सारी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। अगला पोंगल फेस्टिवल पर क्वेश्चन पूछा गया, तो पोंगल फेस्टिवल जो है उस फेस्टिवल हैज ए जल्लीकट्टू एज ए फीचर। जल्लीकट्टू जो बुल फाइट होती है वो तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल पर होती है, ये पता होना चाहिए आपको। कई बार सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहता है एनिमल राइट्स को लेके। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 डेज इन तमिलनाडु। व्हाट इज द 4th डे, तो पोंगल के 4 दिन है। पहले को बोलते हैं भोगी पोंगल, दूसरा बोलते हैं थाई पोंगल, थाई पोंगल को सूर्य पोंगल भी बोला जाता है, तीसरे नंबर पर होता है मट्टू पोंगल और चौथे नंबर पर होता है कान्नुम पोंगल। तो कान्नुम पोंगल इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि चौथा दिन पूछा गया है। ठीक है। पोंगल फेस्टिवल पर किस डाइटी की पूजा की जाती है लोगों के द्वारा, तो सन सूरज भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति को ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 4 डे पोंगल फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और मकर संक्रांति सूर्य देव जी के लिए है। विशु फेस्टिवल केरला और तमिलनाडु दोनों में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम तमिलनाडु से रिलेटेड बाकी फेस्टिवल्स और बाकी फोक म्यूजिक करने वाले हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। चिथाईराई फेस्टिवल तमिलनाडु का है, ये कौन से गॉडेस को लेके डेडिकेटेड है, तो मीनाक्षी।
गॉडेस है उनको लेके डेडिकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई तमिल कम्युनिटी एवरी ईयर इन जनवरी। तो एक ही फेस्टिवल है पोंगल फेस्टिवल, जो कि जनवरी में मकर संक्रांति के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है 4 डेज के लिए। एक हार्वेस्ट और कल्चरल फेस्टिवल है। ममलापुरम उत्सव कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ममलापुरम उत्सव भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। इनमें से कौन सा फोक म्यूजिक तमिलनाडु का नहीं है? तो मैं बता देता हूँ, अमानावरी, बिल्लुपत्तू, नत्तुपुरा, ये सारे के सारे तमिलनाडु के हैं। और कोवाक केसई ये जो है वो मणिपुर का है। क्लियर है। अब आर्टिकल 17 पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो आर्टिकल 17 जो है किससे डील करता है? तो ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, छुआछूत से जो एबोलिशन है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस इन एनी शेप और एनी फॉर्म। आर्टिकल 17। कुछ आर्टिकल्स और मैंने कवर किए हैं जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट। तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द, उस चीज़ को प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब स्टेट्स के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन किए जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते? तो आर्टिकल 20 और 21। ठीक है। एक 12 साल का बच्चा फाउंड टू बी वर्किंग इन द फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडिया विल बी वायलेटेड। तो आर्टिकल 24 जो है वो वायलेट किया जाता है अगर कोई 12 साल का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता है तो। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो अमेंड नहीं किया जा सकता विद सिंपल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 है ये। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज। मतलब रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज के लिए आप इंस्टीट्यूशन को मेंटेन और स्टेब्लिश कर सकते हो। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 30 कहता है कि ऑल द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये सभी माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का एडमिनिस्टर और स्टेब्लिश कर सकते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A में है। सपोज अ माइन वर्कर आस्क हिज सन एज 9 years टू हेल्प हिम हिज वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट्स इन दिस केस? तो आर्टिकल 24 ऑलरेडी अभी भी आ चुका है। आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ग्रांट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, असेंबली की असेंबल होने की फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये कौन सा राइट है, कौन सा आर्टिकल के अंदर ये सिटीजन्स को राइट दिया गया है? तो आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी के लिए कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हैं। नेक्स्ट, सलमान रश्दी की एक बुक पूछी गई थी कि मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सलमान रश्दी की बुक है जो 1981 में पब्लिश हुई थी। इसे बुकर प्राइज दिया गया था 1981 में, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय द सलमान रश्दी डिपिक्ट्स द जर्नी ऑफ द इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस एंड देयर पार्टीशन। मतलब ऐसी कौन सी बुक है सलमान रश्दी की जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि इंडिया की जर्नी दिखाई गई है कि ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस थी और उसके पार्टीशन की। तो उस बुक का नाम क्या है आपका? मिडनाइट चिल्ड्रन। एसएससी जेई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। अब सलमान रश्दी पर बेस्ड कुछ किताबें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे ग्रिमस नाम का नोवेल किसने लिखा है? सलमान रश्दी जी ने। सलमान रश्दी जी के द्वारा कौन सा नोवेल नहीं लिखा गया है? तो वो है एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसका नोवेल है? बीएस नाइपल का। सेनेटिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रन और शेम, ये सारे के सारे किसके हैं? सलमान रश्दी जी के हैं। इमेजिनरी होमलैंड्स नाम की बुक के ऑथर कौन है? सलमान रश्दी जी हैं। सलमान रश्दी जी के द्वारा पहला नोवेल जो पब्लिश किया गया था उसका नाम क्या था? ग्रिमस। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मिडनाइट चिल्ड्रन किसका है?
हमारे सलमान रश्दी जी का है। हु इज द रिसिपेंट ऑफ द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला था? सलमान रश्दी को। सेम किसकी बुक है? सलमान रश्दी जी की। सलमान रश्दी की कई सारी बुक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेनेटिक वर्सेज, फ्यूरी, विक्ट्री सिटी, द गोल्डन हाउसेज, शेम, इस तरीके से कई सारी हैं, आप देख सकते हैं। सालिमार, द क्लाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड है, मतलब न्यूटन लॉ से रिलेटेड है। व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ ए रोइंग बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड, दिस रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है। अब हमसे पूछा गया था इनमें से थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ध्यान से देखिए। कोलाइडिंग विद अ प्लेयर वाइल किकिंग ए फुटबॉल एंड फीलिंग हर्ट, जब फुटबॉल से किक मारते हैं तो उस टाइम पे अगर कोलाइड हो जाता है तो हर्ट होता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, न्यूटन के थर्ड नियम के समान है। ए सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैक मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन, सेम है। किसका एग्जाम्पल है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट रिकॉइल द गन, मतलब बुलेट पे हम फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो जो गन है रिकॉइल हो रही है, तो उसको कौन से एग्जाम्पल है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। फोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि सिसोदिया जो राजपूत हैं उनके पास मेवाड़ रीजन का एक फोर्ट था, उस फोर्ट का नाम क्या था? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है। वेदा से रिलेटेड पूछा गया था कि मीमांसा सूत्रा किस ऋषि ने लिखा है? तो ये लिखा है जैमिनी ने। ठीक है। बाकी वेदा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और मैंने कवर किए हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द आश्रमा सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ का जो आश्रमा सिस्टम था उसमें थर्ड स्टेज क्या थी? तो पहली स्टेज ब्रह्मचर्य थी, दूसरी स्टेज गृहस्थ थी, तीसरी स्टेज थी वानप्रस्थ और चौथी स्टेज थी संन्यास। पूछा जा सकता है फिर से। वेदांग्स आर द हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स दैट ओरिजिनेटेड इन द एंशियंट टाइम्स आर लिंक्ड टू द स्टडी ऑफ वेदाज। तो वेदांग जो हैं वो कितने नंबर्स में थे जो कि वेदाओं की स्टडी से लिंक थे एंशियंट टाइम्स में? तो कितने टोटल वेदांग्स थे? तो टोटल कितने थे? 6। अकॉर्डिंग टू द वर्ना सिस्टम दैट वाज प्रिविलेंट इन द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ना, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम के जो है वर्ण हुआ करते थे, समिति नाम का कोई भी वर्ण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक ट्राइब ने के जो 3 सेक्शंस थे उसका हिस्सा नहीं है, तो प्रीस्ट थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, वॉरियर्स थे, क्राफ्टमैन उसका हिस्सा नहीं थे। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स डेराइव फ्रॉम द वर्ड गो मीनिंग काउ। ए वेल्दी पर्सन इज नोन इन द वैदिक पीरियड, वैदिक टाइम में वेल्दी पर्सन को गोमत बोलते थे, गोमत। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड इंडियन कल्चर के अगर देखे जाए तो किसमें है? ऋग्वेदा में है। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स एगो? तो 3500 ईयर्स एगो अप्रॉक्स। ठीक है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे इस प्लेस से इस प्लेस तक जाना है तो कोई अगर यूं यूं करके जाता है तो ये तो हो गई उसकी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हो गई स्ट्रेट लाइन में, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो मास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी की सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज? तो करेक्ट आंसर है फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, वेट है, एक्सेलरेशन है, ये सारी की सारी क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। पूछा गया था लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट क्या है? थाईलैंड है। इस पर बेस कई सारी चीज़ें और पूछी जा सकती हैं कि लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को बोलते हैं, लैंड ऑफ कैनाल्स नीदरलैंड को बोलेंगे, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को बोलेंगे। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन बोला जाता है? तो वो है भूटान। अब एस्टेरॉयड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी कवर किया है। एस्टेरॉयड कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उसके बीच में पाए जाते हैं। ए फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉल आइसी बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन बाय द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट नेपट्यून इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। नेपट्यून से रिलेटेड है, ध्यान रखना है, क्यूपर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे ड्वार्फ प्लेनेट का नाम बताना है जो 310 सालों में एक सन का पूरी ऑर्बिट कंप्लीट करता है, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है? 38.5 टू 53 AU एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट है। मेक नाम का एक ड्वार्फ प्लेनेट है ये। ऐसी कौन सा प्लेनेट है जिसके पास कोई भी रिंग्स नहीं है? तो उसका नाम है वीनस यानी शुक्र।
फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव इनर प्लेनेट कौन सा है, तो इनर प्लेनेट कौन सा है, मरकरी यानी बुध। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज द डेवलप्ड अंडर विच डायनेस्टी, तो करेक्ट आंसर है कुषाणा। कुषाणा पर बेस्ड और क्या पूछा जा सकता है, वासुदेव वन नाम का एक रूलर था जिसने गोल्ड के कुछ कॉइन चलाए थे जिन्हें दिनार और क्वार्टर दिनार बोला गया था, और कॉपर के कुछ कॉइन चलाए थे जो सिंगल डोमिनेशन में थे, डिनोमिनेशन में। वो कौन सी डायनेस्टी से था, तो कुषाणा किंग था वो। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनिएगा, ऐसा कौन सा डायनेस्टी है जिसके टाइम पर बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया था टू स्कूल्स में, हीनयान और महायान में, और बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वो थी कुषाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का है। मथुरा और गांधार पर क्वेश्चन आए हैं इस बार। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर अ नंबर ऑफ स्कल्पचर ऑफ ब्राह्मणिकल डेटीज लाइक कार्तिकेय, विष्णु एंड कुबेरा। कार्तिकेय, विष्णु और कुबेरा जो ब्राह्मणिकल डाइटीज देवता थे उनके जो मूर्ति हैं वो इस पीरियड में मिली हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो कुषाणा डायनेस्टी के टाइम पे ऐसा हुआ है। कुषाणा डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन था, तो खुजाला काइडे स्पेजीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ बीमा खाइडे स्पेसीज इन द कुषाणा डायनेस्टी, तो कनिष्का था। कनिष्का कुषाणा डायनेस्टी का फेमस रूलर है और ये बीमा खाइडे स्पेसीज के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो कुषाणा डायनेस्टी है वो चाइना की एक ट्राइब से ओरिजिनेट हुई थी। उस ट्राइब का नाम है यूई चीची ट्राइब। यूई चीची ट्राइब चाइना से ओरिजिनेट हुई है, कौन सी डायनेस्टी, कुषाणा डायनेस्टी। तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 24 जुलाई 2025 की शिफ्ट 2 के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैंने करा दिए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने कराए हैं। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। नोट्स बनाते चलें और अपना रिवीजन करते चलें, और जिसने अभी तक गेम चेंजर ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि आप एक साथ टॉपिक के कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपने आज टॉपिक गवर्नर पढ़ा तो गवर्नर के सारे क्वेश्चंस एक साथ लगा सकते हैं। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारे एसएससी गेम चेंजर के बारे में, जिसका 199 रुपये का पेमेंट है, और उसके बाद आपको एसएससी सीजीएल मेंस तक एसएससी गेम चेंजर में जोड़ा रखा जाएगा। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है @PYQ गाइड 2024, और फ्री वोकैब के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो फ्री टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।